हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है, इसका यूज करने का पर्पज़ क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वर्किंग कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले मैं डिस्टिलेशन पर वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि डिस्टिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कॉलम कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में, जो कि डिस्टिलेशन की एक टेक्निक है, या बोल सकते हैं डिस्टिलेशन का ही एक टाइप है जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। और ये जो वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है ये बैच वाइज भी होता है और कंटिन्यूअस वाइज भी होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन को आप बैच वाइज भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम आपको फिगर बनाए हुए हैं ये कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन का बनाए हुए हैं अंडर वैक्यूम, यानी कि अंडर वैक्यूम कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन का ये फिगर बनाए हुए हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम बैच डिस्टिलेशन अंडर वैक्यूम भी बता दूंगा कि बैच डिस्टिलेशन अंडर वैक्यूम कैसे होता है, उसके बारे में बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले आप देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन होता क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज क्यों करते हैं, उसका जो फंडा है वो सब में एक ही होगा, चाहे बैच डिस्टिलेशन होगा या कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन होगा। थोड़ी चीज़ें डिफरेंस होगी, उन चीज़ों को मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, एंडिंग तक वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम ये देखते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिएगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन की वह टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम किसी लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर प्रेशर रिड्यूस करके, यानी कि अंडर वैक्यूम उनका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर किसी लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स को प्रेशर रिड्यूस करके, यानी कि अंडर वैक्यूम उनका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। तो डिस्टिलेशन चाहे किसी भी टाइप्स का डिस्टिलेशन हो, उसमें तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट के बेस पे सेपरेशन होता ही है, लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन में और क्या एक्स्ट्रा होगा, प्रेशर रिड्यूस किया जाएगा, यानी कि अंडर वैक्यूम उनका सेपरेशन किया जाता है। तो अंडर वैक्यूम क्यों सेपरेशन किया जाता है, वैक्यूम अंडर वैक्यूम सेपरेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अभी इतना आपको क्लियर हो गया कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना। तो अब आगे तक चलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों यूज किया जाता है उसको बताने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वैक्यूम क्या होता है। तो देखिएगा वैक्यूम क्या होता है। तो वैक्यूम जो होता है, कोई भी प्रेशर, एनी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, यानी कि कोई भी प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो उसको हम वैक्यूम प्रेशर कह सकते हैं, या उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, और वैक्यूम को नेगेटिव प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैक्यूम क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जो वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करने का पर्पज़ क्या होता है। तो देखिएगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हीट सेंसिटिव मटेरियल को हमें किसी लिक्विड मिक्सचर से सेपरेट करना होता है, या तो वैसे मटेरियल जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, वैसे मटेरियल जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो, या तो वो हीट सेंसिटिव मटेरियल हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। तो अब ये हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है, तो देखिएगा, वह मटेरियल जिनको अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करें, या उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर उनको हम हीट करते हैं तो होगा क्या, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देंगे, डिकम्पोज होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर ले जाएंगे तो मटेरियल तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें सेपरेशन जो करना है, वो मटेरियल हमारा सेफ बचा रहा है और सेपरेशन भी हो जाए, तो उसके लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, या तो वैसे मटेरियल जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस, 300, ऐसे मटेरियल जो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्टीम ना देना पड़े, उसके चक्कर में क्या है कि हमारे मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट करने के लिए भी हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो मेन रीज़न होते हैं, एक हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए और जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इन केस में वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अब ये वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करने से होता क्या है, तो देखिए, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, या कोई भी मटेरियल है, कोई भी कंपोनेंट्स है, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड मिक्सचर है, उसमें कोई कंपोनेंट्स है, 2-3 कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, तो उसमें कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है या उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ तक उनको हम हीट ना करके वैक्यूम का यूज करके क्या करते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में किसी लिक्विड का, किसी मटेरियल्स की बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं वैक्यूम का यूज करके। ठीक है,
मेन पर्पज इसका यही होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन का, कि किसी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करना वैक्यूम अप्लाई करने से, ठीक है। अब ये चीज़ आपको बताएंगे कि वैक्यूम अप्लाई करने से क्यों, कैसे, या प्रेशर रिड्यूस करने से कैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप इतना समझिए कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में किसी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या ऐसा होता है जिससे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है और कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होना चालू हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखिए, उसको समझने के लिए पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिएगा, पहले हम समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का समझने के लिए पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वह लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाएगा और उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बॉइलिंग पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। पहले आप यहीं पे वेपर प्रेशर भी समझ लीजिए। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर समझने के लिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेसल है, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कोई वेसल है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, और नीचे से इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, और इसको मान लीजिए हम सपोज इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक हम प्रेशर गेज लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रेशर गेज लगा दे रहे हैं। तो जब इसको हम हीट देंगे तो आप देखेंगे किसी, आप इसको देख भी सकते हैं, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप किसी वाटर को ही रख दीजिए और उसको नीचे से हीट अप कीजिए, तो देखिएगा पहले होता क्या है, इसके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हल्के हीट होंगे। जब हीट होंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, उनमें क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगी, और छोटे छोटे बबल्स जिनको न्यूक्लियर बॉइलिंग बोला जाता है, ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़े छोटे छोटे बबल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ सरफेस पे जाएंगे, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हीट होता जाएगा वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे हीट अप बढ़ाने रहेंगे, तो ऐसे हीटिंग बढ़ता रहेगा। फिर ये वेपर्स क्या होंगे, ये फ्री सरफेस से, मतलब इसका जो ऊपर सरफेस होगा वहाँ से वेपर्स उठेंगे इसमें, ठीक है, ये वेपर्स उठेंगे, और ये वेपर्स सभी डायरेक्शन में क्या होंगे, टकराएंगे, ऊपर टकराएंगे, साइड में टकराएंगे, और फिर इस लिक्विड पे एक प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, जिनको आप इस प्रेशर गेज में देख सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जब यही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm के इक्वल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm, इतना जब ये वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो 1 atm के जब इक्वल हो जाएगा, तो ये जो लिक्विड है वो बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो ये इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कैसे, तो उसको हीट देना पड़ेगा, जितना हीट देंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसके वेपर प्रेशर उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहले हम अब इसको 80 डिग्री सेल्सियस दे रहे थे इसको हीट, फिर उसके बाद बढ़ाए गए 90 दिए, फिर 100 दिए, और सपोज कर लिए इसमें वाटर फिलअप हुआ है, तो वाटर की जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जब इसको हीट मिलेगा तो इनके मॉलिक्यूल्स में इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि एकदम ऊपर की तरफ उठेंगे और इसमें वेपर बनने चालू होंगे, और ये वेपर का जो प्रेशर होगा वो 1 atm के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रेशर पे क्या होंगे, ये जो वाटर होगा ये बॉयल होना चालू होगा और इसका वेपर्स ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो होती है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अब यहीं पे देखते हैं कि वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होता है, कैसे प्रेशर रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब अर्थ पे कोई भी चीज़ है तो उस पर क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर चीज़ पे लग रहा है। तो ऐसे मान लीजिए हम एक कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें वाटर फिलअप कर दिए, ठीक है, इसमें वाटर फिलअप कर दिए, तो इस पर देखिए, और इसको हम नीचे से जब हीट दे रहे हैं और ऊपर से क्या हो रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, 1 atm लग रहा है आपका प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड पे कितना लग रहा है, 1 atm लग रहा है, और इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अब इतना हीट कर रहे हैं, ये मान लीजिए H2 है आपका, H2O है, ठीक है। अब इसको इतना हीट कर रहे हैं, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जा रहा है, तब इसका जो वेपर प्रेशर है, जब इसका ऊपर से जो वेपर उठ रहे हैं इनका जो प्रेशर है वो 1 atm के जब इक्वल होता है, तब ये मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे इनका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होता है, तब ये बॉयल होना चालू हो जाते हैं।
तो ये कितने पे हो रहे हैं, 1 ATM पे हो रहा है ना, 1 ATM जो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है 1 ATM पे आपका आइडेंटिफाई हुआ कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जब ऊपर से उसका 1 ATM का प्रेशर लग रहा है, उस कंडीशन में वाटर को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तब उसका वेपर प्रेशर 1 ATM के इक्वल हो रहा है, ठीक है, मतलब तब वो बॉइलिंग उसकी चालू हो रही है। लेकिन अगर हम उसका ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है 1 ATM का, उस प्रेशर को ही हम रिड्यूस कर दें, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जो ये ऊपर से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम रिड्यूस कर दें, तो ये जो वेपर उठ रहे हैं इन वेपर को कम ही प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। तो यही जब ऊपर से जब हम प्रेशर जो लग रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये जो होंगे कम टेम्परेचर पे ही क्या होंगे, उतने वेपर बना लेंगे और जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल हो जाएंगे। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM का लग रहा था, तो जैसे मान लीजिए अभी इस कंटेनर को हम क्लोज कर दिए और इसमें हम क्या कर दिए, वैक्यूम अप्लाई कर दिए। वैक्यूम अप्लाई करने का वैक्यूम अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर इस रीजन में हम कर दिए। मतलब यहाँ पहले हम 1 ATM का प्रेशर लग रहा था, अब क्या किया, हम वैक्यूम अप्लाई किए। वैक्यूम अप्लाई कहाँ से करेंगे, आपका वैक्यूम पंप हो सकता है, वैक्यूम इंजेक्टर हो सकता है, स्टीम इंजेक्टर हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है जिसके वजह से जिसके थ्रू आप वैक्यूम क्रिएट किए और उस वैक्यूम को इस कंटेनर में अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई किए तो यहाँ पे क्या लग रहा था, पहले 1 ATM का प्रेशर लग रहा था, अब क्या हुआ यहाँ पे, तो आप वैक्यूम क्रिएट कर दिए। तो वैक्यूम मान लीजिए आप यहाँ 700 mmHg का वैक्यूम क्रिएट कर दिए, यानी कि -700 mmHg यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, नेगेटिव में है। तो ये जो लिक्विड होगा, पहले इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ रहा था, तब इसका वेपर प्रेशर 1 ATM के इक्वल हो रहा था, तब वो बॉयल हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसको तो हम रिड्यूस कर दिए, तो इसको कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, कम ही हीट पे उतना वेपर दे देगा। तो कम ही हीट पे वेपर देगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो वैक्यूम का यही काम होता है कि जब हम वैक्यूम किसी लिक्विड पे अप्लाई करते हैं, किसी सिस्टम में अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उस लिक्विड में, या वो जो लिक्विड होता है वो कम टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉइलिंग चालू हो जाती है उनकी, ठीक है। कम टेम्परेचर पे ही वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है। तो इतना क्लियर हो गया आपका कि वैक्यूम अप्लाई करने से कैसे आपका किसी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होती है, ठीक है। तो हम प्रोसेस देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है वैक्यूम डिस्टिलेशन में। तो ये जो फिगर देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए फ्लो शीट ये बनाए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बैच वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में बता दूंगा। इसको समझाने के बाद पहले आप कंटिन्यूअस वैक्यूम डिस्टिलेशन को समझिए, इसमें कैसे वर्किंग होती है, ठीक है। तो पहले इसके हम पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये डिस्टिलेशन कॉलम है, ये आपका डिस्टिलेशन कॉलम है। अब ये जो कॉलम है ये हो सकता है आपका प्लेट टाइप कॉलम हो सकता है, पैक्ड कॉलम हो सकता है। कॉलम के टाइप्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताया था कि जो कॉलम होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पैक्ड कॉलम और प्लेट टाइप कॉलम। पैक्ड कॉलम भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर पैकिंग, रैंडम पैकिंग। प्लेट टाइप कॉलम में डिफरेंट टाइप की प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है, तो उनका क्या यूज होता है उन सारी चीज़ों के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो वीडियो देख लीजिएगा आप, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या आपका कॉलम है जिसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, वो जैसे मान लीजिए 30 मीटर, 35 मीटर, 36 मीटर, वो तो आपका डिजाइनिंग अलग प्रोसेस, अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको मैं अलग टॉपिक वीडियो में बता दूंगा। तो अभी आप देखिए कॉलम है, ठीक है। इसके टॉप में आपका कंडेंसर लगा हुआ है। ये आपका आवश्यकता अनुसार यहाँ पे 2 कंडेंसर लग सकते हैं, 3 कंडेंसर लग सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ पे हम एक कंडेंसर शो किए हुए हैं, ठीक है। और इसमें कूलिंग मीडियम के लिए मान लीजिए यहाँ पे कूलिंग वाटर यहाँ से इनलेट हो रहा है इसके सेल साइड में, और सेल साइड से टॉप से आउट हो जा रहा है ये कूलिंग, ठीक है। सेल एंड ट्यूब टाइप ये एक हीट एक्सचेंजर है, लेकिन यहाँ पे एज ए कंडेंसर इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये क्या है, वैक्यूम की लाइन है, जो कि वैक्यूम रिसीवर से आ रही है, ठीक है। अब इस वैक्यूम रिसीवर में देखिए एक ब्लू कलर की जो लाइन शो किए हैं, ये आपका वैक्यूम की लाइन है, मतलब वैक्यूम सोर्स से जहाँ से वैक्यूम आ रहा है, ठीक है। वैक्यूम क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका वैक्यूम पंप हो सकता है, वैक्यूम इजेक्टर, स्टीम इजेक्टर हो सकता है, वाटर इजेक्टर हो सकता है, जिसके थ्रू आप वैक्यूम क्रिएट किसी भी थ्रू वैक्यूम क्रिएट किए और वो लाइन क्या किए, वैक्यूम रिसीवर मिला दिए, ठीक है। अब इसके बाद अभी आपको इसका वर्किंग बताएंगे, पहले पार्ट्स देख लीजिए, ठीक है। तो क्या वैक्यूम रिसीवर है और यहाँ पे एक वैक्स भी लगा रहता है, यानी कि ऑन ऑफ ऑल होता है, ठीक है। और ये क्या है आपका रिफ्लक्स टैंक है। रिफ्लक्स टैंक में एक आपका पंप रहता है जिसके थ्रू आपका एक लाइन रहता है रिफ्लक्स के लिए, एक आपका टॉप प्रोडक्ट के लिए लाइन रहता है, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा वर्किंग में।
बॉटम में देखिए आपका रिवॉल्वर लगा हुआ है। अब ये रिवॉल्वर केटल टाइप रिवॉल्वर हो सकता है, सेल एंड ट्यूब टाइप रिवॉल्वर हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के रिवॉल्वर होते हैं, कोई भी टाइप का आपका रिवॉल्वर हो सकता है, जिसको आप वेपोराइजर भी बोला जाता है, ठीक है। तो वेपोराइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल एंड ट्यूब टाइप रिवॉल्वर यूज किए हुए हैं। और रिवॉल्वर का जो सर्कुलेशन के टाइप्स अगर हम बताएं तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक फोर्स सर्कुलेशन होता है, एक थर्मोसाइफन होता है। तो यहाँ पे हम सोच किए हैं वो फोर्स सर्कुलेशन है। फोर्स सर्कुलेशन में क्या होता है, आपका बॉटम से लेगा, एक पंप रहेगा, पंप क्या होगा, सर्कुलेट करेगा, इस रिवॉल्वर के टॉप में डालेगा, उसके बॉटम से वेपर क्या होगा, कॉलम में जाएगा, ठीक है। और आपका थर्मोसाइफन रिवॉल्वर क्या होता है, तो उसमें क्या रहता है, जो बॉटम की लाइन रहती है, कॉलम के बॉटम से ही जुड़ा रहता है। ये कॉलम से बॉटम से लिक्विड रहेगा, उसमें जब मान लीजिए कोई लिक्विड फिलअप करेंगे तो इसमें भी फिलअप रहेगा, और एक टॉप से जो वेपर होगा वो कॉलम में जाएगा। तो इसमें थर्मोसाइफन यानी कि ये डेंसिटी के बेस पे क्या होता है, वेपर ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे हीट अप होते हैं वो मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, फिर वेपर बनते हैं, इस कॉलम में आने लगते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फोर्स के थ्रू सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। और इसी पंप से जो सर्कुलेशन कर रहे हैं, यहीं पे एक आपका लाइन जुड़ा रहता है बॉटम प्रोडक्शन के लिए, बॉटम प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी वर्किंग बताते हैं तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। वर्किंग बताने के लिए हम एक सपोज कर लेते हैं कि कोई बाइनरी मिक्सर ले लेना है जिसमें 2 कंपोनेंट मिक्स हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। कंपोनेंट ए एंड बी एक लिक्विड मिक्सर में मिक्स है, ठीक है। अब इनको हमें सेपरेट करना है वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू। वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू क्यों सेपरेट कर रहे हैं, तो ये जो ए और बी कंपोनेंट हैं, हो सकता है ये सेंसिटिव मटेरियल हो सकते हैं या इनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो, इसलिए तो वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। जो सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब या तो सेंसिटिव मटेरियल हो या तो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो। तो सेंसिटिव मटेरियल क्या है कि सेंसिटिव मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया जाएगा तो वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, लूज कर देंगे। तो उनको बॉइलिंग पॉइंट तक ना हीट करके वैक्यूम का यूज करके उनकी बॉइलिंग पॉइंट को ही रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है, ठीक है, इनको हमें सेपरेट करना है। अब सपोज कर लेते हैं कि कंपोनेंट ए जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मान लेते हैं 160 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कंपोनेंट 160 डिग्री सेल्सियस है और कंपोनेंट बी जो है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी है, 175 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि इतना है, ठीक है। अब क्या है कि ये हीट सेंसिटिव मटेरियल मान लेते हैं है ये, ठीक है। तो इनको ज़्यादा हम हीट नहीं कर सकते हैं, या तो इतना टेम्परेचर ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे तो क्या होगा, जब वैक्यूम अप्लाई किए, ये तो आपका 1 atm पे इनकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी है, लेकिन अंडर वैक्यूम इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, घट जाएगी। तो मान लीजिए इस सिस्टम में हम 700 mmHg का वैक्यूम अप्लाई कर देना है। वैक्यूम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम हो आपका, या तो बैच रिएक्टर हो जिसमें डिस्टिलेशन करना हो, तो उसमें जो वैक्यूम अप्लाई करेंगे वो हमेशा कंडेंसर से अप्लाई करते हैं। टॉप कंडेंसर में लगाते हैं, उसके बाद कॉलम में आपका वैक्यूम आता है। तो उसमें टॉप कंडेंसर में कहाँ से आता है, तो पहले आपकी वैक्यूम लाइन से आएगा वैक्यूम रिसीवर में, वैक्यूम लाइन से वैक्यूम कहाँ आएगा, रिसीवर में आएगा। वैक्यूम किससे क्रिएट किए आप, वैक्यूम पंप हो सकता है आपका, स्टीम इंजेक्टर, वाटर इंजेक्टर, कुछ भी यूज किए जिससे वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो वैक्यूम आप वैक्यूम रिसीवर में लाएं। वैक्यूम रिसीवर से क्या हुआ, एक लाइन के थ्रू कंडेंसर में आया। हो सकता है इसके पहले आपका कहीं कोल्ड ट्रैप वगैरह लगा हो, वो क्यों लगाया जाता है, तो जब ज़्यादा वेपर हो जाती है, कुछ वेपर स्कैप होकर वैक्यूम रिसीवर में ना जाए और वैक्यूम रिसीवर भरेगा तो आपका वैक्यूम ड्रॉप होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कोल्ड ट्रैप लगा देते हैं, उसमें आपका कूलिंग का एक मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कुछ वेपर अगर स्कैप होकर जाती है तो वो भी वहाँ पे क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंसेबल वेपर होंगी तो क्या होंगी, कंडेंस हो जाएंगी, और वहाँ से फिर उसको खाली कर दिया जाता है। तो आपका वैक्यूम रिसीवर आपका ज़्यादा भरता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका वैक्यूम रिसीवर से पहले कहीं कोल्ड ट्रैप वगैरह भी लगा दिया जाता है, कहीं पे उससे पहले एक आध 2 कंडेंसर लगा देते हैं, वो अलग पर्पज़ है, ठीक है। अभी आप प्रोसेस समझिए कैसे वर्किंग होता है, ठीक। तो यहाँ से आप वैक्यूम रिसीवर में आए, वैक्यूम रिसीवर से वैक्यूम आपका क्या हुआ, कंडेंसर के टॉप में आया, ठीक है। अब ये कंडेंसर के टॉप में आए, फिर कंडेंसर के टॉप से देखिए जो वेपर वाली लाइन जा रही है उससे होते हुए इस कॉलम में आएगा वैक्यूम, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में क्या हो गया, आपका वैक्यूम अप्लाई हो गया। अब सपोज कर लेते हैं जो वैक्यूम आपका आ रहा है ये -700 mmHg का वैक्यूम आ रहा है, ठीक है। -760 mmHg का 700 mmHg पकड़ ले रहते हैं, -700 mmHg वैक्यूम आ रहा है। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, अभी तो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। वो तो आपका मटेरियल पे डिपेंड करेगा कितना वैक्यूम लेना है, कितना क्या करना, वो अलग पर्पज है, ठीक है। अभी आप प्रोसेस समझिए कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे रहता है, कैसे वैक्यूम डिस्टिलेशन में आपका सेपरेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो कंटिन्यूअस आपको समझना है कि कंटिन्यूअस वैक्यूम डिस्टिलेशन में कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप 700 mmHg वैक्यूम अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे वैक्यूम आ गया, यहाँ पे भी पूरा कॉलम में वैक्यूम आ गया, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि अब देखिए जब यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई कर दिए तो अभी देखिए जब कॉलम खाली रहेगा तो आपका जो वैक्यूम डिफरेंस होगा ना, टॉप में 700 mmHg आएगा तो बॉटम में हो सकता है 690 तक आए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये कॉलम जैसे जैसे भरेंगे तो बॉटम का वैक्यूम कम होता जाएगा, टॉप का वैक्यूम आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है, जैसे जैसे भरेंगे वो तो आपका यहाँ पे LI लगा रहेगा, लेवल इंडिकेटर, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका कॉलम कितना भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा कॉलम भरा भी नहीं जाता, 70-80% 90% आप भर लीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद इसको चालू करना रहता है। उसके बाद देखिए अभी आप पूरा प्रोसेस समझिए। प्रोसेस में क्या किया, कंपोनेंट ए था और कंपोनेंट बी था। अब कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस था, कंपोनेंट बी का 175 था। अब ये हीट सेंसिटिव मटेरियल हो सकते हैं या आपका कोई ऐसे मटेरियल जिनकी बहुत हाई बॉइलिंग है, मतलब कम बॉइलिंग पे इनको हमें वेपोराइज कराना है, तो इसके लिए हम वैक्यूम अप्लाई किए। तो वैक्यूम जो अप्लाई किए, मान लीजिए 700 mmHg अगर हम वैक्यूम अप्लाई किए तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो कंपोनेंट ए थी इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गई 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अंडर वैक्यूम में। वैक्यूम के कंडेंसर में क्या हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। और बी का क्या हो गया, 130 डिग्री सेल्सियस हो गया। मान लेते हैं 130 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसका 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब जब 700 mmHg अप्लाई किए उस कंडीशन में कंपोनेंट ए जो था वो 110 पे ही बॉयल होना चालू हो जाएगा और कंपोनेंट बी जो था वो 130 पे ही बॉयल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ए है, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। बराबर, इतना क्लियर है, ठीक है। तो बी क्या है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। अब दोनों को क्या किए, फीड किए हैं, किसको, ए एंड बी। ये एक लिक्विड मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट थे, इनकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थी, ठीक है। इनको फीड किए कॉलम में फीड किए, इसमें लेवल लिए। उसके बाद क्या हुआ, ये रिबॉयलर है आपका। रिबॉयलर में टॉप से क्या किए, ये मान लीजिए सेल एंड ट्यूब टाइप रिबॉयलर है, तो इसके कंडेंसर इसके सेल में साइड में क्या किए, स्टीम डालना चालू किए हैं। अभी इधर से टॉप से स्टीम डालेंगे, बॉटम से क्या होगा, ये स्टीम कंडेंस होकर ट्रैप बाईपास से आउट हो जाएगा और इसमें जो लिक्विड का सर्कुलेशन हो रहा है, लिक्विड क्या होगा, हीटअप होगा, ठीक है। तो जब ये हीटअप होगा मतलब इसका टेम्परेचर राइज होगा, तो सपोज दैट बॉटम का टेम्परेचर आपका 130 डिग्री सेल्सियस आ गया है, ठीक है, 130 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तब 130 डिग्री सेल्सियस आया आपका, तो कंपोनेंट बी जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट था ये तो बॉयल होना चालू हुआ, लेकिन कंपोनेंट ए जो था ये भी बॉयल होना चालू हो रहा है, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, अब दोनों कंपोनेंट के वेपर बनेंगे और इस कॉलम में जाएंगे, टॉप की तरह जाएंगे और टॉप से होते हुए कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर से क्या होंगे, कूलिंग यहाँ कंडेंसर में हम कूलिंग अप्लाई किए हुए हैं, कूलिंग बॉटम से सेल में जा रहा है, टॉप से निकल रहा है, तो इसके इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएंगे और अपना हीट ट्रांसफर करेंगे और वो वेपर जो जा रहे थे वो वेपर क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और वो वेपर क्या होंगे, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आएंगे, फिर ये रिफ्लक्स टैंक में आ जाएंगे। इस लाइन के थ्रू क्या हुआ, रिफ्लक्स टैंक में आ गए। अब इस रिफ्लक्स टैंक में क्या हुआ, एक पंप लगाए हुए हैं। अब ये पंप के थ्रू क्या होगा, इस हेडर पे जाएगा, इस हेडर से देखिए टॉप प्रोडक्शन का है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टॉप प्रोडक्शन कैसे निकलता है, बॉटम प्रोडक्शन कैसे निकलता है। अभी यहाँ से क्या होगा आपका, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या किए, रिफ्लक्स डाल दिए। अभी पहले जब कॉलम स्टार्ट किया जाता है तो हमेशा उसको 1 घंटे आधे घंटे टोटल रिफ्लक्स पे रखा जाता है, TR जिसको बोला जाता है। जो ऑपरेट कर रहा होगा डिस्टिलेशन कॉलम उसको पता होगा, TR मतलब टोटल रिफ्लक्स। ना ही टॉप प्रोडक्ट निकालेंगे आप, ना ही बॉटम प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका हम बोलते हैं टोटल रिफ्लक्स। मतलब जितना जा रहा है कलेक्शन टोटल को रिफ्लक्स में डाल दे रहे हैं, ठीक है। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, जिसको अगेन मतलब कंडेंसर जो कंडेंस हो रहा है उसको अगेन कॉलम में फीड कर दिए टॉप से, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं। तो उसको क्या कर दिए, अगेन कॉलम में क्या किए, डाल दिए। जो आपका कंडेंसर आया उसको कंडेंस हुआ लिक्विड और उसको अगेन कॉलम में डाल दिए। उसके बाद आप मान लीजिए आधे घंटे इसमें स्टीम डालते रहें और आपका ये सभी टेम्परेचर मतलब बॉटम में मान लीजिए 130 से लेके 131 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, टॉप में आपका 110 से मान लीजिए 111 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर हो गया। मतलब सारे टेम्परेचर आपके मेंटेन हो गए। अब आपको क्या करना है, आपका ये क्या है, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन आपको समझा रहा हूँ ना। तो कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपकी फीडिंग भी कंटिन्यू होती है, टॉप प्रोडक्ट भी कंटिन्यू करता है, बॉटम भी। टॉप प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट से मतलब क्या है, मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मतलब सेपरेशन जो हो रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहा है। जो ए एंड बी एक लिक्विड मिक्सर में जा रहा था, कंपोनेंट ए भी कंटिन्यू निकल रहा है, कंपोनेंट बी भी कंटिन्यू निकल रहा है। तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा वो टॉप से निकलेगा और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा वो कहाँ से निकलेगा, बॉटम से निकलेगा। तो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बी है और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ए है, तो टॉप से कंपोनेंट ए निकलेगा और बॉटम से क्या निकलेगा, कंपोनेंट बी निकलेगा, ठीक है। अभी कैसे निकलता है इसका, कैसे हम रखते हैं, कितना टॉप रखेंगे कितना बॉटम रखेंगे, कैसे वो करते हैं, तो उसको देखिए।
सपोज दैट जो लिक्विड मिक्सचर आप डाल रहे थे, लिक्विड मिक्सचर ए एंड बी जो था, इसमें आप पहले क्या करते हैं, आप जब ये फीडिंग करना चालू कर दिए, मतलब पहले इसका हम जीसी कराते हैं। जीसी क्या होता है, जीसी का फुल फॉर्म होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। अब इसको क्या होता है कि एक सैंपल देते हैं, जो फीड कर रहे हैं, जो लिक्विड मिक्सचर कर रहे हैं, उसका एक सैंपल देते हैं क्यूसी लैब में, वहाँ पे वो लोग जीसी इसका चेक करते हैं। जीसी में होता क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताया गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक प्रकार से बोल सकते हैं एक मेथड है जिससे किसी लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट का कंपोजिशन पता चलता है। ठीक है, कंपोजिशन मतलब कोई लिक्विड मिक्सचर है तो उसमें कौन सा कंपोनेंट कितना मात्रा में है वो चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, तो जब आप जीसी इसका कराएं तो वहाँ से आपको पता चला कि इस लिक्विड मिक्सचर में जो कंपोनेंट ए है ना, वो आपका 40% है, और जो कंपोनेंट बी है वो आपका 60% है। ठीक है, आपका जीसी में ये पता चल गया कि 40% कंपोनेंट ए है और 60% कंपोनेंट बी है। अब डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है। तो कॉलम में फीड किए, वेपर गया, कंडेंस हुआ, रिफ्लक्स टैंक में आया, रिफ्लक्स डाल ही रहे हैं। तब अब इसमें क्या करेंगे, केवल एक पैरामीटर जो टॉप से हमें निकल रहा है, टॉप में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट निकल रहा है उसका हम कैलकुलेशन करके टॉप से निकालते हैं, बाकी जितना बचता है वो बॉटम से निकलता जाता है। तो हमें क्या पता चला कि जो जीसी में पता चला कि 40% तो कंपोनेंट ए है ही, तो कंपोनेंट ए को टॉप से हमें निकालना है क्योंकि वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो जो फीड, जितना भी फीड कर रहे हैं, सपोज दैट आप 100 kg पर आवर के हिसाब से फीड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 100 लीटर हो सकता है, केजी हो सकता है, कुछ भी डालिए। ठीक है, तो मान लीजिए 100 kg पर आवर के हिसाब से आप फीडिंग कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 100 kg जो पर आवर के हिसाब से जा रहा है, पर घंटे में 100 kg जा रहा है, तो पर घंटे 100 kg जा रहा है, उस 100 kg में कितना परसेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट 40% है। मतलब जितना परसेंट टॉप प्रोडक्ट रहेगा, मतलब जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जितना परसेंट रहेगा उतना हम उस फीड का उतना परसेंट टॉप प्रोडक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 40 kg। ठीक है, 40 kg प्रति आवर क्या करेंगे, हम टॉप प्रोडक्ट रखेंगे। जो रिफ्लक्स डाल रहे हैं ना, टॉप जो देखिए यहाँ से तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों जा रहे हैं, कंपोनेंट ए ज़्यादा जा रहा है, कंपोनेंट बी कम जा रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट ए मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था तो ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसका 110 है, बी का 130 में बॉयल हो रहा है, तो यहाँ 130-31 रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो भी जा रहा है। तो दोनों आए रिफ्लक्स टैंक में। रिफ्लक्स टैंक के बाद क्या किए, हम केवल जो 40 kg था उसको हम टॉप प्रोडक्ट में निकाल रहे थे। यहाँ पे आपका कंट्रोल वाल होता है, उसको आप सेट पॉइंट मतलब ऑटो में डाल दीजिए, चाहे जैसे भी आप 40 kg आपको निकालना है पर आवर के हिसाब से। बाकी सब क्या कर रहे हैं, हम आप रिफ्लक्स में डाल दे रहे हैं। ठीक है, और रिफ्लक्स टैंक में लेवल भी कुछ रख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिफ्लक्स डाल रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लक्स से आपको दो चीज़ें करना रहता है। एक तो आप रिफ्लक्स डाल ही रहे हैं कि टॉप के बाद जो बच रहा है उसको हम रिफ्लक्स डाल रहे हैं, और दूसरा क्या है कि हमें यहाँ का जो टॉप का टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करके रखना है। टॉप टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तभी आपका टॉप प्रोडक्ट का मतलब टॉप प्रोडक्शन बराबर आएगा, मतलब वो प्योर टॉप प्रोडक्ट आपका आएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए जो टॉप कंपोनेंट ये था मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, उसका 110 बॉइलिंग पॉइंट था, तो 110 से 11 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे तो आपका जो टॉप प्रोडक्ट है वही आपका टॉप में निकलेगा ज़्यादा। ठीक है, मतलब टॉप प्रोडक्ट आपका वहाँ से निकलता रहेगा। तो उतना आप रिफ्लक्स डालिए जिससे क्या हो कि आप 110 से 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अब बॉटम के लिए क्या होता है, अब यहाँ से जो वेपर जा रहा है 130 पे जा ही रहा है, तो मतलब 130 यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका कोई चांस ही नहीं है कि कंपोनेंट ए यहाँ पे हो। कंपोनेंट ए तो टोटल उठ जाएगा, मतलब स्ट्रिपिंग सेक्शन में चला है, रेक्टिफाइंग सेक्शन में निकल जाएगा। ठीक है, वो टॉप में निकल जाएगा, कंपोनेंट बी ही इसमें रहेगा। तो इसका हम आप क्या करते हैं कि इसमें कुछ लेवल मेंटेन रखते हैं। बाकी आपका जो ये आपका सर्कुलेशन हो रहा था, यहाँ पे एक कंट्रोल वाल लगा रहता है बॉटम प्रोडक्ट के लिए। तो बॉटम प्रोडक्ट के लिए जो कंट्रोल वाल रहेगा वहाँ पे सेट पॉइंट डालेंगे इस लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे डीसीएस के थ्रू अगर मैं कंट्रोल कर रहे हैं इस कॉलम को, तो मान लीजिए यहाँ पे सेट पॉइंट ऐसा डालेंगे कि 60% आपका लेवल, मान लीजिए 60%, 65%, 70%, जो भी आपका जैसा आपका स्टीम डालना है वो तो आप वो अलग मैटर हो जाता है कि कॉलम ज़्यादा खाली ना हो, कॉलम में लेवल भी रहे और जिससे आपका वेपर बनता रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 60 का सेट पॉइंट डाल दिया, तो 60 से प्लस अगर इसमें लेवल हो रहा है तो वो क्या होगा, ये कंट्रोल वाल ओपन होगा, वो मटेरियल क्या होगा यहाँ से निकलता जाएगा। तो यहाँ तो 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है,
तो यहाँ से कंपोनेंट बी ही बस निकलेगा और कंपोनेंट ए जो है वो टॉप से निकलता रहेगा। टॉप का कैलकुलेशन हम बता दिए आपको कि जितना परसेंट मटेरियल में कंपोनेंट ए है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, उसको टॉप में रखेंगे तो बाकी जो बचेगा वो कंपोनेंट बी ही बचेगा जो कि बॉटम से निकलता जाएगा। तो इसमें कंटिन्यू फीडिंग होगा। मान लीजिए कंटिन्यू 1 टन का फीडिंग डाल दिए, 10 टन का डाल दिए, तो 10 टन का मान लीजिए कंटिन्यू फीडिंग डालना है, तो जितना परसेंट टॉप है उतना टॉप रखें, कंटिन्यू उतना kg पर आवर निकल रहा है, बॉटम भी उतना kg पर आवर निकल रहा है, और कॉलम में आपका लेवल मेंटेन करके रखिए। आपका ऐसे आपका प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस वैक्यूम डिस्टिलेशन में, ऐसे आपका डिस्टिलेशन होता है, ऐसे आपका सेपरेशन होता है किसी लिक्विड मिक्सचर का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बैच डिस्टिलेशन में कैसे सेपरेशन होता है, तो बैच डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बैच डिस्टिलेशन में कंटिन्यूअस फीडिंग नहीं होता है। सपोज दैट इस रिबॉयलर के जगह पे कोई रिएक्टर है, ठीक है, वो अधिकतर आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन सब में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसके सब आप एज्यूम कर लीजिए कि एक रिएक्टर है, रिएक्टर के ऊपर आपका वेपर कॉलम लगा हुआ है या कोई रेंडम पैकिंग का मतलब पैक्ड कॉलम लगा हुआ है, ठीक है, और जो रिएक्टर था, रिएक्टर में आप 10 KL 15 KL 20 KL मटेरियल एक बार में फीड कर दिए, और फीड करने के बाद क्या किए, उसके जैकेट में हीटिंग देना चालू कर दिए, और वो उसके क्या होंगे, वेपर बनने चालू होंगे, इस वेपर कॉलम से होते हुए कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर से आपका, अब उसमें मॉडिफिकेशन क्या थोड़ा रहता है कि रिफ्लक्स टैंक के बाद आपका पंप वगैरह नहीं लगा रहता है, वो जो रिफ्लक्स जा रहा है टैंक में जा रहा है, उससे पहले ही क्या करते हैं, रिफ्लक्स को हम कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा सेट करते हैं कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, उतना रिफ्लक्स डालते रहेंगे, बाकी आपका टॉप निकलता रहता है। ठीक है, उसमें भी ये कैलकुलेशन आपका कर सकते हैं कि उतना kg आपको टॉप निकालना, वहाँ पे आप कंट्रोल लगा दीजिए, फ्लोमीटर लगा दीजिए, फ्लोमीटर से आपका पता चलता रहेगा कि कितना kg आपका टॉप निकल रहा है। ठीक है, तो वैसे आप उसमें टॉप निकालते हैं, बाकी आपका रिफ्लक्स डालते रहिए। ठीक है, और उसमें क्या है, और एक प्रकार से बैच डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जितना फीडिंग की है उसके बाद आप बस टॉप का टेम्परेचर मेंटेन रखिए, बॉटम से आपका कोई मतलब नहीं है, टॉप मेंटेन रखिए। टॉप मान लीजिए टॉप जो हमें कंपोनेंट ए निकालना है, तो कंपोनेंट ए की बॉइलिंग पॉइंट 110 है, तो आपका वेपर कॉलम का टेम्परेचर 110 मेंटेन रखिए, आपका केवल टॉप ही निकलेगा। ठीक है, तो उसको आप टॉप कलेक्शन निकाल लीजिए, जो बचेगा वो आपका एज ए रेसिड्यू कंपोनेंट बी होता है, तो उसको बाद में बॉटम से खाली कर लेते हैं, उसमें कंटिन्यूअस टॉप बॉटम नहीं निकलता है, केवल टॉप निकलेगा आपका, टॉप निकलने के बाद जो बचेगा वो बी प्रोडक्ट होगा, उसको बॉटम से निकाल देंगे रेसिड्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे आपका बैच डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वैक्यूम कंटिन्यूअस वैक्यूम डिस्टिलेशन कैसे होता है, बैच वैक्यूम डिस्टिलेशन कैसे होता है, उसमें कैसे सेपरेशन करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।